अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। हम लोग ऑडियो वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए जितने भी आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं उनकी सॉल्यूशन वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको भी मालूम हो सके कि आपको अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी लॉजिक क्या है या किस वजह से उसका आंसर जो है ना हमने वो सिलेक्ट किया है या मार्क किया है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट फ्रॉम योर सेकेंड ईयर। ठीक है। पहला क्वेश्चन है द इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड इज कॉल्ड। इनएक्टिव जिसमें किसी किस्म की जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड का कोई भी फंक्शन नहीं होता। तो अगर हमारे पास इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड है, ठीक है, नॉन कंडक्ट, दो तरह का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था स्टेम में। एक होता है सैप वुड जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, वो कंडक्टिंग वुड है, लेकिन जो उसके बिल्कुल सेंटर में होता है विच इज़ डार्क ब्राउन इन कलर, जिसको हम नॉन कंडक्टिंग वुड कहते हैं, कंपोज ऑफ डेड टिश्यूज, तो वो है हार्ट वुड। तो यहाँ हमारे पास एमसीक्यूज में इसका आंसर होगा हार्ट वुड। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। अच्छा, अब आपके पास सवाल है कि हिप जॉइंट जो आपके पेल्विक गिर्डल में है और आपके पेक्टोरल गिर्डल के लिहाज से शोल्डर जॉइंट्स, तो हिप और शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब हमें मालूम है कि हिप जॉइंट में जो फीमर है उसका जो हेड है वो बॉल लाइक होता है, और जो शोल्डर जॉइंट है जिसमें ह्यूमरस के लिहाज से जो बोन है उसका हेड भी बॉल लाइक, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंसीडर होगा। हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट है एंड दे विल अलाउ द मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, 360 डिग्री रोटेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 3, स्केलेटल मसल्स कंटेन डार्क बैंड। अब स्केलेटल मसल्स में ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स में लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, और हम दोनों को कहते हैं कि स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। तो सवाल पूछा जा रहा है कि स्केलेटल मसल्स में जो डार्क बैंड हैं हम उनको क्या कहते हैं। वो डार्क बैंड बेसिकली DAR के, जैसे मैंने बताया भी था ना, DAR के, तो A, तो यहाँ पे हिंट के तौर पे स्केलेटल मसल्स कंटेन डार्क बैंड आर कॉल्ड A बैंड, उनको हम A बैंड कंसिडर करते हैं। ठीक है। और लाइट बैंड जो है ना, या लाइट एरिया जो है वो बेसिकली I बैंड की वजह से है। नंबर 4 है इफेक्टिव स्ट्रोक फॉलोड बाय द रिकवरी स्ट्रोक। अब जो इफेक्टिव स्ट्रोक है फिर उसके बाद फॉलोड बाय द रिकवरी स्ट्रोक, तो ये एक विप लाइक फ्लैजिला जैसे यूग्लिना वगैरह में होता है या क्लेमिडोमोनास वगैरह में, तो वो एक विप लाइक मूवमेंट होती है जिसमें एक इफेक्टिव स्ट्रोक होता है जिससे एक रिएक्शन मिलता है, एक जर्क मिलता है, और यूग्लिना या क्लेमिडोमोनास आगे मूव करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या, इफेक्टिव स्ट्रोक फॉलोड बाय द रिकवरी स्ट्रोक इज द मोड ऑफ लोकोमोशन इन यूग्लिना, क्योंकि फ्लैजिला के लिहाज से इनमें होता है। जेलीफिश में ऐसा नहीं है, जेट प्रोपल्जन है। कॉकरोच के पास तो फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल्स हैं, और अमेबा में जो है ना वो सूडोपोडिया होते हैं। तो इसका आंसर है 4 का यूग्लिना। अच्छा, स्कैपुला इज कनेक्टेड विद स्टर्नम। अब जो स्कैपुला है, जो हमारा राइट और लेफ्ट शोल्डर है, इसमें जो ब्रॉड बोन होती है जिसके अंदर ह्यूमरस अटैच होता है, बेसिकली स्कैपुला हमारे पेक्टोरल गिर्डल का हिस्सा है। तो स्कैपुला इज कनेक्टेड विद द स्टर्नम। स्टर्नम हमारे सीने की बीच वाली हड्डी है जिससे रिब्स कनेक्ट है। तो जो स्कैपुला है ये स्टर्नम से कनेक्टेड होता है बाय अ सिंगल बोन जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं, और क्लेविकल। ठीक है। और हम कह सकते हैं कि फ्रेजाइल बोन भी यही है, और ब्यूटी बोन भी कहते हैं इसको। तो क्लेविकल को आप फ्रेजाइल बोन, ब्यूटी बोन कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है नंबर 6, रेजिस्टेंस टू डिके एंड इंसेक्ट अटैक टू प्लांट इज प्रोवाइडेड बाय। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ है रेजिस्टेंट टू डिके इन इंसेक्ट्स अटैक टू प्लांट इज प्रोवाइडेड बाय सैपवुड, हार्टवुड, कैलस या कॉर्क। तो अब इसके लिहाज से अगर हम देखेंगे, जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं कॉर्क यानी बार्क, ठीक है, तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स और रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल कंडीशन जो भी होती है उसके लिहाज से ये डेड टिश्यूज हैं जो प्लांट के स्टेम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कोलेजन फाइबर्स ऑफ बोन्स आर हार्डन बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फेट की एक्यूमुलेशन से जो कोलेजन फाइबर्स हैं बेसिकली वो बोन्स के अंदर जब कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, इनिशियल में बोन्स कार्टिलेजिनस सॉफ्ट बोन्स कहलाए जाते हैं, तो कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपोजिशन से वो ज़्यादा डेंस हो जाती है, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, दे बिकम हार्ड। तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट। वी हैव नंबर 8 एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ब्लड वेस्कुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हमारे पास कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं है। बोन्स, यस, बोन्स में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, यस। स्पंजी बोन, इनमें भी मौजूद है। कार्टिलेज, बेसिकली जो कार्टिलेज है वो नॉन ब्लड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती हैं। ठीक है।
देन वी हैव MCQs नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट प्रेजेंट इन द हाइंड लिम्ब। अब हाइंड लिम्ब आपके लेग्स की बात हो रही है, इनमें से कौन सी बोन है जो हाइंड लिम्ब में मौजूद नहीं। अब आपको पूरे का पूरा एंडोस्केलेटन जब हम पढ़ रहे थे मैंने बताया था, पूरा ह्यूमन बींग का एंडोस्केलेटन, उनके नाम, उनकी लोकेशन, उनकी तादाद और प्लस वो कौन सा जॉइंट बनाते हैं। अब हाइंड लिम्ब में फीमर है, बिल्कुल है, टीबिया भी है और फिबुला भी है। तो रेडियस जो है ना ये हाइंड लिम्ब का पार्ट नहीं है, ये फोर लिम्ब है, यानी ये आपके बेसिकली एल्बो के आगे रेडियस और अल्ना ये हाइंड लिम्ब में नहीं होते, फोर लिम्ब में मौजूद है। MCQs नंबर 10, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द रिस्ट। अब रिस्ट कलाई को कहते हैं, ठीक है, यू हैव 2 रिस्ट, लेफ्ट एंड राइट हैंड। अब आपके पास रिस्ट की जो बोन्स है वो कितनी है तादाद में, 8 बोन्स होती हैं, आपको याद रखना होगा, देयर आर 8 बोन्स ऑफ द रिस्ट। लेकिन अगर कोई पूछे कि रिस्ट बोन्स के नाम क्या है तो उनको हम कहते हैं कार्पिल। क्या कहते हैं, कार्पिल्स। उसके बाद मेटाकार्पिल होते हैं जो पाम बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ये आपकी मेमोरी। और मैंने एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया था, अगर आप एक फ्लो चार्ट याद कर लें तो आपके ये MCQs आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन द पाम ऑफ द हैंड। अब देखें पाम ऑफ द हैंड आ गया तो कलाई में या रिस्ट में कार्पिल्स होते हैं, जो पाम ऑफ द हैंड है वो मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा, और मेटाकार्पल्स कितने होते हैं, मेटाकार्पल्स 5 होते हैं। सब चीज़ें, नाम, उनकी तादाद, उनकी लोकेशन, ये सब याद होनी चाहिए। हाउ मैनी वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैन। अब ये मैन ह्यूमन बींग के लिहाज से एडल्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो दैट वुड बी 26 वर्टिब्री मौजूद होते हैं। अगर चाइल्ड का पूछते तो चाइल्ड में आप क्या बताते हैं, 33। पेयर नहीं बोलते, 33 वर्टिब्री बोलते हैं, पेयर में वर्टिब्री नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, और उनमें से कौन सी फ्यूज हो जाती है वो भी हमें मालूम है, 5 सैक्रल और 4 कॉक्सीजियल बोन्स जो है ना वो फ्यूज हो जाती हैं। हाउ मैनी पेयर ऑफ लिब्स, अच्छा रिब्स। अब सवाल है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स। तो पेयर्स ऑफ रिब्स की बात हो रही है, ठीक है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अच्छा, अगर पूछते हाउ मैनी रिब्स तो 24 रिब्स होती हैं, 24 रिब्स होती हैं। अगर पेयर्स ऑफ रिब्स पूछा है तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हो गए, ठीक है। हाउ मैनी वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों में कितनी होती हैं, जैसे हमने डिस्कस किया 33 होती हैं, ठीक है। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एंकल। अब एंकल क्या है, टखना, ठीक है, आपका जो फीट है, आपका जो फुट है उसके जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम, अच्छा एंकल की बोन्स होती है टार्सल्स, और कितनी बोन्स होती हैं, ये 7 होती हैं। तो ये सब आपकी मेमोरी बेस है और ये आपको याद रखना ही होगा, जो मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ। तो देखें कितने सारे MCQs आपको सिर्फ एंडोस्केलेटन ऑफ मैन से ही आपके पूछे जा रहे हैं। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द फुट। अब फुट में जो बोन्स होती हैं वो 5 हैं और उनको मेटाटार्सल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाटार्सल्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए कितने, 16। MCQs नंबर 16 का आंसर है चार्ली। उसके बाद MCQs है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन पेक्टोरल गिर्डल। अच्छा, पेक्टोरल शोल्डर को कहते हैं, पेल्विक किसको कहते हैं, हिप को कहते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन द पेक्टोरल। क्लेविकल मौजूद है, यस। स्कैपुला मौजूद है, यस। एक शोल्डर में एक क्लेविकल एक स्कैपुला, तो आंसर होगा बोथ ऑफ दीज, ठीक है। अच्छा, 18 MCQs है, अ जॉइंट फॉर्म्ड बिटवीन ह्यूमरस। अब देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ जॉइंट फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। ह्यूमरस का अगली वाली 2 हड्डियों से, यानी एल्बो पे, जो ये असल में एल्बो जॉइंट की बात हो रही है। अ जॉइंट फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के दरमियान जो जॉइंट बनता है इज एन एग्जांपल ऑफ, इमूवेबल नहीं है, स्लाइटली मूवेबल नहीं है, बेसिकली इसको फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। और अगर आप इस जॉइंट का नाम फ्रीली मूवेबल जॉइंट में बताएंगे तो ये होता है हिंज जॉइंट, ठीक है। इसका नाम था हिंज जॉइंट, सिंगल एक्सिस में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट अलाउ करता है। नंबर 19 MCQs है, जॉइंट बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स। अब पैराइटल बोन्स आपके पास आपकी स्कल में मौजूद हैं, ठीक है, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ये सब। जॉइंट बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स विच इज इन फैक्ट इमूवेबल वन इज एन एग्जांपल ऑफ। इमूवेबल वन तो फिक्स्ड जॉइंट्स की एग्जांपल है, आप इसको फिक्स्ड जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ। जितनी भी बोन्स हैं वो आपस में अच्छा बोन्स आपस में जिस जगह कनेक्ट होती हैं वो जॉइंट्स हैं। अब जॉइंट्स में बोन्स को फिक्स रखना, ऐसा ना हो कि वो जॉइंट से एक जॉइंट वाली जगह से अलग हो जाए, तो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम लिगामेंट्स का होता है। अगर मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करना हो तब वहां आंसर आपका टेंडन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स ट्विस्ट अराउंड। कौन सी बोन्स है जो एक दूसरे की ट्विस्ट हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। तो इसमें हमें मालूम है रेडियस और अल्ना, जो कि पाइवोट जॉइंट्स बनाती हैं आपस में। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रीडोमिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन वीकनिंग इन ओल्डर वुमेन। देखें जो एजेड फीमेल हैं आफ्टर 40 ईयर्स और 50 ईयर्स, जिनकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की जो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, वो रुक जाती है,
तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और ये एक बेसिकली हार्मोनल डेफिशिएंसी है। तो कौन सा हार्मोन ऐसा है जो फीमेल की बॉडी में बोन्स वीकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन ओल्डर वुमेन, तो वो हमने एस्ट्रोजन बताया था, ठीक है, एस्ट्रोजन जिसको आप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चाइल्डहुड डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिटिव कैल्शियम डेफिशिएंसी। बच्चों में कैल्शियम डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी को हम रिकेट्स कहेंगे। अगर यही चीज़ बच्चों के अलावा बड़ों में पूछते तो उसको ऑस्टियोमेलेशिया कहा जाता, ठीक है। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस इज करेक्ट। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट रिजल्ट्स फ्रॉम एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, ये तो ठीक है। बोन बिकम स्ट्रॉन्गर, बिल्कुल गलत है। इट ओनली अकर्स इन मेल, नहीं। कॉमन इन यंग एज, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास होना चाहिए डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, जो अभी इससे पहले एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है 24 में हमने, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 25, MCQs नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। अब देखें आपको ना स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए थी। यूनी न्यूक्लिएटेड स्मूथ मसल्स होते थे, यूनी एंड बाय न्यूक्लिएटेड कार्डियक मसल्स से, और मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसाइटिक सेल्स जो है ना वो स्केलेटल मसल थे। तो यूनी न्यूक्लिएटेड ही पूछा है तो जवाब होगा स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके बाद MCQs 26, अ स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेयर। बिल्कुल ठीक है। किसी मसल का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या है? तो आप बोलेंगे सार्कोमेयर है। सवाल क्या है? सार्कोमेयर इज द एरिया बिटवीन टू, तो ये सार्कोमेयर दो जेड लाइन के दरमियान के एरिया को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट टेक्स प्लेस एट, मूवमेंट कौन से लेवल पे होती है? सेलुलर लेवल पे होती है, यस, अमीबा मूव करता है। ऑर्गन लेवल पे भी होती है, यस। ऑर्गेनिज्मिक यानी क्या मसल्स वगैरह ऑर्गन है? बिल्कुल है। क्या वो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऑर्गन सिस्टम। तो जो मूवमेंट होती है इट अकर्स एट ऑल लेवल, सेलुलर लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, यस। लेकिन अगर हम कहें ना ऑर्गेनल लेवल, ऑर्गेनल्स, तो वो मूव नहीं करते। एटम, मॉलिक्यूल्स, इनकी बेस पे मूवमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, कॉलेनकाइमा कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम पैरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा को पैरेन्काइमा से डिस्टिंग्विश करें अगर बीइंग डेड सेल्स, नहीं, ये तो प्रॉपर्टी है स्क्लेरेनकाइमा की। विदाउट लार्ज वैक्यूल, चलो इसको कंसीडर कर लेते हैं, मे बी लार्ज वैक्यूल कॉलेनकाइमा में मौजूद हो। अच्छा, इंक्रीज्ड थिकनेस ऑफ देयर, बिल्कुल नहीं। लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की एब्सेंस होती है, वो गार्ड सेल्स में होते हैं, ठीक है, या प्लांट्स के बाकी सेल्स में। तो इंक्रीज थिकनेस ऑफ देयर सेल वॉल ये है। कॉलेनकाइमा की जो थिकनेस होती है वो किनारों से थिक और बीच में से थिन होती है। तो इरेगुलर थिक सेल वॉल का भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था। 29, अ टिश्यू हुज फंक्शन इज सपोर्ट एंड इट परफॉर्म दैट फंक्शन वाइल इट इज डेड। अच्छा, वो टिश्यूज जिनका काम सपोर्ट होता है और वो सपोर्ट का काम करते हैं, और ये फंक्शन वो तब परफॉर्म करते हैं जब वो डेड हो जाएं और उनके अंदर ना लिग्निफाइड टिश्यूज या लिग्निफाइड केमिकल जो है ना वो स्टोर हो जाएं। तो बेसिकली ये बात हो रही है बड़े ही इंपॉर्टेंट टिश्यूज की जिन्हें हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। बाकी कॉलेनकाइमा और पैरेन्काइमा तो लिविंग टिश्यूज हैं। नंबर 30, इन एंजियोस्पर्म्स द टिश्यूज दैट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी जाइलम। अच्छा, एंजियोस्पर्म्स में वो टिश्यूज जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? तो जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे वो हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम कहलाए जाते हैं। जो वेस्कुलर बंडल के एरिया में होते हैं, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे। ये MCQ सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर में सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड है। तो अगर आपको सेकेंडरी ग्रोथ का पूरा टॉपिक समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड है। सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ, तो सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ, तो हमें मालूम है कि सेकेंडरी ग्रोथ में दो तरह के कैम्बियम टिश्यूज एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो यस, वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम आंसर होगा। 32, इट इज द जाइलम इन द सेंटर ऑफ द ट्री दैट हैज स्टॉप्ड कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स एंड इज स्टोरिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट। तो अगर हम कहें ना कि जाइलम सेंटर ऑफ द प्लांट के अंदर कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स को रोक देता है और वहाँ पे वेस्ट जमा होने लगता है और वो सेल्स डेड टिश्यूज बन जाते हैं, तो बेसिकली वो एरिया कौन सा कहलाया जाता है? हार्टवुड कहलाया जाएगा। और अगर वो वाटर कंडक्ट करता रहेगा तो वो सैपवुड का एरिया कंसिडर होगा। 33 है, इट इज द पोर्शन ऑफ द जाइलम दैट इज कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स एंड हैज नॉट स्टार्टेड स्टोरिंग वेस्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जाइलम कंडक्टिंग वाटर मिनरल्स कर रहा है और उसमें किसी किस्म का वेस्ट स्टोर नहीं हो रहा, तो वो एरिया क्या कहलाया जाएगा? वो एरिया सैपवुड ही कहलाया जाएगा, जो अभी मैंने आपको इससे पहले MCQs में वर्बली बताया।
लेंटिसल्स आर नेसेसरी, हमेशा याद रखिए लेंटिसल्स प्लांट्स के स्टेम में होते हैं और हर प्लांट के स्टेम में ज़रूरी नहीं कि लेंटिसल्स हों, जो वुडी स्टेम्स होते हैं उनमें लेंटिसल्स होते हैं। तो लेंटिसल्स मोस्टली प्रेजेंट इन द वुडी स्टेम्स, ठीक है, ग्रीन स्टेम्स में नहीं होते। लेंटिसल्स आर नेसेसरी फॉर, एक्चुअल में लेंटिसल्स का काम होता है कि वो गैसोस एक्सचेंज करते हैं। ये चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर में आपका चैप्टर 13 गैसोस एक्सचेंज में भी आपने लेंटिसल्स के बारे में पढ़ा था। स्टोमेटा गैसोस एक्सचेंज करते हैं 90% और लेंटिसल्स के जरिए गैसोस एक्सचेंज होती है 10%। लेंटिसल्स ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं मगर ट्रांसपायरेशन का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, अच्छा किसी भी पौधे में जो मूवमेंट होती है जिसको हम डायरेक्शनल कहते हैं, जिसकी कोई डायरेक्शन होगी वो ट्रॉपिक है। और किसी भी मूवमेंट जो कि टच की टुवर्ड्स टच होती है, टच ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसको थिकमोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, थिकमोट्रॉपिज्म, ठीक है। अच्छा, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज ऑलवेज टुवर्ड द ओव्यूल, इट इज ड्यू टू कीमोट्रॉपिज्म। तो पोलन ट्यूब बनने का जो अमल है टुवर्ड्स द ओव्यूल, और ओव्यूल के पास मौजूद दो छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स है जिन्हें साइनर्जिड्स कहते हैं। साइनर्जिड्स केमिकल सिग्नल रिलीज करते हैं तो पोलन ट्यूब साइनर्जिड्स की तरफ बनने लगेगा। तो इस ये एग्जांपल है कीमोट्रॉपिज्म की। आपको प्लांट्स मूवमेंट से रिलेटेड ये आंसर सॉल्व होंगे जो अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 37 मोलस्क यानी मोलस्कस जो फाइला मोलस्का है, हैव एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ, तो एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ कैल्केरियस शेल, ठीक है। उनका जो एक्सोस्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कैल्केरियस शेल होता है। द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड्स में जो उनका एक्सोस्केलेटन है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिमूव होता है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग है। तो इन एनिमल्स को यानी आर्थ्रोपोड्स को अपनी बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव करना पड़ता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं, यस एक्डेसिस, मोल्टिंग या एक्डेसिस कहते हैं। और ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। अच्छा, एक्डेसिस बेसिकली वो एंजाइम है जो जब ये अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव करते हैं तो वो एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका एक्सोस्केलेटन रिमूव कर देता है। एक्डायसोन इज द नेम ऑफ द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्डेसिस या मोल्टिंग कहलाया जाता है। 39 ह्यूमन एंडोस्केलेटन इज अबाउट -% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, तो इंसान का जो बॉडी वेट है वो ऑलमोस्ट 18% है। अगर आपका वजन 100 kg है तो 18 kg बोन्स की वजह से होगा। अगर आपका वजन 50 kg है तो उसमें 9 kg का जो वजन है वो बोन्स की, तो बोन्स आपकी बॉडी का 18% वेट होते हैं, ठीक है। 40 MCQ नंबर 40, द टूथ बियरिंग बोन ऑफ द लोअर जॉ, ये जो नीचे का जबड़ा है ना जिसमें बोन्स, वैसे तो ऊपर वाले जबड़े में भी बोन्स जो है ना वो फिक्स्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ पेरियोडोंटल लेयर। तो ऊपर वाला जो जबड़ा है वो क्या है? मैग्जिला है। नीचे वाला जबड़ा मैंडिबल है। अब इस नीचे वाले जो जबड़ा है जॉ, इसको हम डेंट्री कहते हैं। तो जो लोअर जॉ है विच इज मूवेबल, हम उसको अगर कोई पूछे कि आपके स्कल में, पूरे स्कल में जो मूवेबल बोन है जिसमें मूवमेंट होती है वो कौन सी है, तो वो है लोअर जॉ या जिसको कहते हैं डेंट्री, ठीक है, याद रखिएगा। एन एडल्ट ह्यूमन एंडोस्केलेटन, एडल्ट ह्यूमन का एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 बोन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें 206 बोन्स एडल्ट में। एंड द लोअर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स, नीचे वाली जो 2 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं जो कि स्टर्नम से अटैच नहीं होती मगर वर्टिबल कॉलम से अटैच है, उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है, हम उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। 2 पेयर्स मतलब 4 रिब्स हैं टोटल। टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन योर एक्सियल स्केलेटन, अच्छा टोटल नंबर ऑफ रिब्स हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ रिब्स होती हैं या टोटल पेयर ऑफ रिब्स तो 12 होती है। अब टोटल नंबर ऑफ रिब्स हैं तो टोटल रिब्स 24 हैं, ठीक है। टोटल जो रिब्स हैं वो 24 हैं। अगर पेयर्स पूछते तो आप 12 पेयर्स बताते। द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन वर्टिबल कॉलम, ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्टिब्री का मतलब है जब इंसान की बर्थ हुई, पैदा हुआ बच्चा, तो उस वक्त उसकी टोटल ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी होती है ह्यूमन वर्टिबल कॉलम, दैट विल बी 33, और बाद में फ्यूजन की वजह से वो 26 हो जाती हैं। द विजिबल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन वर्टिबल कॉलम, विजिबल मतलब जो हमें अब नजर आती हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है, जो फ्यूजन के बाद हमें क्लियरली नजर आती हैं, तो वो है 26 बोन्स। ह्यूमरस फॉर्म्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद, अच्छा ह्यूमरस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है शोल्डर में, और शोल्डर में किसके साथ बनाता है? वो स्कैपुला, ब्रॉड बोन है स्कैपुला के साथ, ये हमसे पहले भी पढ़ चुके थे। द बोन्स ऑफ लोअर आर्म आफ्टर ह्यूमरस, अच्छा ह्यूमरस के आगे जो लोअर आर्म है यानी ह्यूमरस के आगे जो 2 हड्डियां हैं यानी आपके एल्बो के आगे जो 2 हड्डियां हैं, ठीक है,
वो कौन सी हैं? वो रेडियस एंड अल्ना है, जिनको रेडियो अल्ना भी हम कहते हैं। विच वन ऑफ दीज मेक्स बोन्स हार्ड? इनमें से बोन्स को जो हार्ड करते हैं वो क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है। और कैल्शियम फॉस्फेट क्या है? मिनरल्स हैं। तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनिंग ऑफ द बोन्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन? इनमें एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं, कौन सा नहीं है? एक्सियल स्केलेटन बेसिकली बॉडी का जो मेन फ्रेमवर्क बनाते हैं। स्टर्नम है, वर्टिब्री है, यस, और स्कल भी है, बट फीमर जो है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन की डिस्क्रिप्शन सारी आपको याद होनी चाहिए। ओके, वी हैव एमसीक्यूज नंबर 50। इन ह्यूमन्स बैकबोन द कॉर्डल वर्टिब्री आर रिड्यूस्ड। अब कॉर्डल वर्टिब्री बेसिकली टेल वर्टिब्री को कहा जा रहा है। टेल वर्टिब्री, कॉर्डल वर्टिब्री, या जिसको आप कहते हैं कॉकेक्स या कॉक्सीजियल वर्टिब्री। इन ह्यूमन्स बैकबोन द कॉर्डल वर्टिब्री, सबसे लास्ट वाली वर्टिब्रल कॉलम की सबसे लास्ट वाली 4 बोन्स का जिक्र हो रहा है। इन ह्यूमन्स बैकबोन द कॉर्डल वर्टिब्री आर रिड्यूस्ड टू 4 इन नंबर एंड आर फ्यूज्ड टू फॉर्म द, अच्छा 4 हैं और वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो फॉर्म द कॉकेक्स। तो इस एरिया को कॉकेक्स कहते हैं, कॉक्सीजियल बोन्स कहेंगे, टेल बोन्स भी कहेंगे, ठीक है। और वेस्टिजियल बेसिकली ये बॉडी ऑर्गन्स हैं, पार्ट हैं। बोन्स आर ज्वाइंड टू ईच अदर एट जॉइंट्स बाय, बोन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जॉइंट्स वाली जगह पे विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, ठीक है। तो आ जाएगा लिगामेंट्स। अच्छा, मसल्स आर अटैच टू बोन्स। अब मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं तो तब आंसर होगा टेंडन्स। जी हाँ, आंसर होगा टेंडन्स। इट इज अ डैश जॉइंट दैट अलाउज द स्कल टू रोटेट ऑन और स्पाइन। अच्छा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, यानी कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके सबसे ऊपर स्कल अटैच है। स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, हमारा स्कल हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर जो है रोटेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ जॉइंट। तो वहाँ पे जो जॉइंट है वो पाइवोटल जॉइंट कहलाया जाएगा, या पिवोट या पाइवोटल जॉइंट कहलाया जाएगा, ठीक है। 54 द नॉर्मल बैकबोन इज नॉट स्ट्रेट बट हैज 4 कर्व्स। द कर्व इन द रीजन ऑफ द नेक इज कंपोज्ड ऑफ 7 वर्टिब्री एंड इज नोन एज। तो आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बेसिकली इट हैज अ कर्व लाइक स्ट्रक्चर जो आपकी बॉडी को आपकी शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो पूछा जा रहा है कि जो नेक वर्टिब्री हैं गर्दन के हिस्से में वो कितनी है, वो आपको बताया जा रहा है कि 7 है, ठीक है जी, 7 वर्टिब्री एंड इज नोन एज। तो हम उनको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल, जिस अगर गर्दन के लिए सर्वाइकल कॉलर यूज होता है तो सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल वर्टिब्री। अच्छा, द 12 वर्टिब्री इन द सेकंड कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम आर नोन एज। जो 12 वर्टिब्री हैं, अब वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स का जिक्र हो रहा है, तो आपके वर्टिब्रल कॉलम में जो चेस्ट के एरिया में उसके बिल्कुल बैक पर होता है थोरेसिक वर्टिब्री कहलाई जाती है, जो है 12। द शोल्डर गिर्डल कंसिस्ट ऑफ, एक्चुअल में शोल्डर गिर्डल बोला है, इसको पेक्टोरल गिर्डल, तो हम इसको लिख लेते हैं पेक्टोरल, ठीक है। एक्चुअल में शोल्डर है। द पेक्टोरल गिर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स। कौन कौन सी 2 बोन्स हैं? और वो है क्लेविकल एंड स्कैपुला, दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द पेल्विक गिर्डल इज कंपोज्ड ऑफ 3 पेयर ऑफ फ्यूज्ड बोन्स। अब पेल्विक गिर्डल में तीन पेयर ऑफ फ्यूज्ड बोन्स हैं, दोनों लेफ्ट और राइट के लिहाज से अगर हम देखें, इस्कियम, इलियम और प्यूबिस। तो इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, ये लास्ट ऑप्शन, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस 3 बोन्स कहलाई जाती है। और ये अच्छा, तीनों बोन्स फ्यूज होकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाती है। उस एक इन तीनों बोन्स के फ्यूज होने से जो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे इननॉमिनेट कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देन वी हैव 58 द बोन्स ऑफ द रिस्ट आर कॉल्ड कार्पल्स, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। द जॉइंट फाउंड बिटवीन द फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल इज क्लासिफाइड एज। तो जितनी भी स्कल की तमाम बोन्स हैं उनके दरमियान जो जॉइंट होगा वो बेसिकली इमूवेबल जॉइंट कंसिडर किया जाएगा। देन दीज सेल्स आर लोकेटेड इन बोन टिश्यूज। कौन से सेल्स है जो बोन के टिश्यूज में? तो बोन्स के जो सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और अगर कार्टिलेज के सेल्स होंगे तो उन्हें हम कॉन्ड्रियोसाइट्स या कॉन्ड्रियोसाइट्स कंसिडर करेंगे। यस, द सेल्स आर लोकेटेड इन द बोन टिश्यूज आर ऑस्टियोसाइट्स। अच्छा, उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर प्रेजेंट, जो ग्लाइड करते हैं, ठीक है, और वो आपकी वर्टिब्री में मौजूद होते हैं जिससे आपकी वर्टिब्रल कॉलम को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। विच टाइप ऑफ जॉइंट, इसका मतलब है आपको सारे के सारे जॉइंट्स, उनके नाम और उन जॉइंट्स की एग्जाम्पल और उनकी मूवमेंट ये भी याद होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज इससे भी रिलेटेड हैं और आते भी। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ द मोस्ट मोबाइल? मोबाइल मीन्स जो ज़्यादा
आसानी से और बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो कर सकता है। तो मैक्सिमम जो मूवमेंट होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की मूवमेंट होती है। द मेन प्रोटीन इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज के अंदर जो मेन प्रोटीन होती है वो कोलेजन प्रोटीन कहलाई जाती है, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। देन वी हैव द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन योर राइट आर्म। अच्छा, राइट हो या लेफ्ट हो, दोनों में आपके पास जो नंबर ऑफ बोन्स है टोटल दैट विल बी 30। और इसी तरीके से लेफ्ट या राइट लेग में भी टोटल बोन्स 30 हैं। या आपको हमने काउंट भी की थी और आपको ये याद भी होनी चाहिए। विच बोन इन मैन इज कंसर्न विद लोकोमोशन, इनमें से कौन सी हड्डी है जो लोकोमोशन में इन्वॉल्व है, जिससे आप मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अल्लाह तो हाथ में है, ह्यूमरस भी आपके हैंड में है, तो इसका तो कोई काम नहीं। फीमर, यस, फीमर जो है थाई बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर है। और विच बोन इन मैन इज कंसर्न विद लोकोमोशन, तो वो है फीमर, ठीक है। टीबिया, फिबुला भी हो सकता है, टार्सल, मैटर, यानी जितनी भी आपकी हाइंड लिम्ब की बोन्स है वो सब लोकोमोट करवा सकती है एक जगह दूसरी जगह आप जाते हैं। देन वी हैव 66 in which skeletal deformity pain is felt in the lower back, buttock and or various parts of the leg and foot। तो वो कौन सी skeletal deformity है जिसमें लोअर बैक में भी, बटक और वेरियस पार्ट्स ऑफ द लेग्स में भी पेन फील हो रहा होता है? तो ये है शियाटिका। शियाटिक प्लेक्सिस नर्व डैमेज हो जाए या जो शियाटिक प्लेक्सिस नर्व जो है वो कार्टिलेजिनस डिस्क की वजह से प्रेस हो रही हो, तो उससे ये कॉम्प्लिकेशन होती है। हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया था स्केलेटल डिजीजेस में। नाउ वी हैव MCQ 67, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स इनकरेक्ट, ठीक है, कौन सी ग्रुपिंग्स हैं जो इनकरेक्ट हैं? स्केलेटल मसल्स स्ट्राइएटेड और वॉलंटरी होते हैं, ये तो ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। अच्छा, स्मूथ मसल्स अनस्ट्राइएटेड भी होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, ये भी ठीक है। कार्डिक मसल्स स्ट्राइएटेड होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, गलत है। अच्छा, कार्डिक मसल स्ट्राइएटेड, इनवॉलंटरी, तो ये वाला पॉइंट, कार्डिक मसल आपके स्ट्राइएटेड तो हैं मगर वो वॉलंटरी नहीं है, मतलब आपकी विल में नहीं है, वो इनवॉलंटरी है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। द मसल, और हमसे इन्होंने पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो द मसल्स टिश्यू दैट कैन बी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, मसल्स के टिश्यू जिनको हम कॉन्शियसली अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, वो कौन से मसल्स हैं? वो बेसिकली स्केलेटल मसल्स होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नाइदर कार्डिक, नाइदर इंटरकैलरी और नाइदर कार्डिक। तो स्केलेटल मसल इज, अच्छा 69 MCQs है। स्केलेटल मसल इज डिस्क्राइब बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, स्ट्राइटेड होते हैं, यस, वॉलंटरी होते हैं, यस, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यस, ऑटो रिदमिक। ऑटो रिदमिक मतलब उनकी रिदम ऑटोमेटिक है, वो खुद से कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ऐसा नहीं है, ये बेसिकली कार्डिक मसल्स होते हैं। बाकी स्टेटमेंट स्केलेटल मसल के बारे में ठीक है, लास्ट ऑप्शन कार्डिक मसल्स के बारे में था। 70 MCQ 70, द वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड ब्लड वेसल्स कंटेन दिस मसल्स। तो हमें याद है कि स्मूथ मसल्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसके अलावा प्यूपिल ऑफ आइज में, ब्लड वेसल्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, इन सब में स्मूथ मसल मौजूद हैं। 71, द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ अ स्केलेटल मसल इज सार्कोमेयर। बिल्कुल, सार्कोमेयर इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल है, जो दो बिटवीन जेड लाइन के, दो जेड लाइन के बीच में जो एरिया वो सार्कोमेयर। द मेजर रेगुलेटरी प्रोटीन इन मसल टिश्यूज आर, मसल्स में जो मेजर रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं वो दो तरह की प्रोटीन है जो उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराएंगे, तो वो मेन है एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। और बाकी फिर ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन सब उन्हीं के साथ अटैच होते हैं, वो हमने डिस्कस किया एक्टिन के लिहाज से। मसल्स दैट स्ट्रेटन टू बोन्स, अच्छा वो मसल्स जो दो बोन्स को स्ट्रेट कर देते हैं, यानी अगर आपका एल्बो जॉइंट क्लोज हुआ है तो उसको हाथ को सीधा कर दिया, तो मसल्स दैट स्ट्राइटन टू बोन्स एट जॉइंट आर कॉल्ड एक्सटेंसर, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द नेम फॉर द मसल दैट कॉजेज टू बोन्स टू बेंड एट जॉइंट? अच्छा, एंटागोनिस्टिक मसल्स में एक्सटेंसर का एंटागोनिस्ट क्या था? फ्लेक्सर था, ये रहा। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि दूसरा जो मसल क्या होगा जो एक्सटेंसर के ऑपोजिट काम करता है? फ्लेक्सर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार्डिक मसल? नॉन स्ट्राइटेड नहीं, नॉन स्ट्राइटेड नहीं होते, कार्डिक मसल स्ट्राइटेड होते हैं, और वॉलंटरी नहीं होते, इनवॉलंटरी होते हैं। तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी। द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी इज कॉल्ड डैश एंड कैन कॉज बोन्स टू बिकम लाइट वेट एंड फ्रेजाइल। तो बोन्स की जो डेंसिटी है अगर वो कम हो जाए तो हम उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसके अंदर बोन जो है ना वो क्या हो जाती हैं? एंड लाइट, ब्रिटल एंड इजीली ब्रोकन। तो हम इसको, इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये आंसर है, ठीक है, जिसमें बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन्स पोरस और हॉलो हो जाती हैं।
इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट इज नोन एज आर्थराइटिस, ठीक है, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को आर्थराइटिस कहते हैं। द बाइसेप एंड द ट्राइसेप मसल्स आर फाउंड इन बाइसेप ट्राइसेप आपके आर्म में मौजूद हैं, शोल्डर नहीं, अपर आर्म में, लोअर आर्म भी नहीं कहेंगे, अपर आर्म यानी ह्यूमरस के साथ आपके ह्यूमरस वाले एरिया में बाइसेप और ट्राइसेप मौजूद है। बाइसेप आपका फ्लेक्सर है और ट्राइसेप एक्सटेंसर है, ठीक है। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन, ये बात ठीक है। एटीपी सप्लाइज एनर्जी, ये भी ठीक है। कैल्शियम आयंस आर इन्वॉल्व, यस, ऑल ऑफ दीज। मसल की कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होते हैं जो बाइंडिंग साइड को एक्सपोज करते हैं, एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है वो बल्बस हेड अटैच हो सके, क्रॉस ब्रिज बन सके, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। अ स्केलेटल मसल सेल हैज लाइट एंड डार्क बंडल्स, बिल्कुल ठीक है। हैज ओनली वन न्यूक्लियस, नहीं। इज अंडर इनवॉलंटरी, बिल्कुल नहीं। नन ऑफ द अबव आर ट्रू, तो ये पहला पॉइंट है कि हैज लाइट एंड डार्क बैंड्स मौजूद होंगे, ठीक है। लाइट एंड डार्क बैंड्स यहाँ मौजूद होंगे, तो हम इनको कहेंगे लाइट एंड डार्क बैंड्स। देन वी हैव 80 MCQs नंबर 80। अ डिस्क लाइक प्रोटीन विच इज सेंट्रली लोकेटेड इन द सार्कोमेयर। अच्छा, सार्कोमेयर के बिल्कुल सेंटर में डिस्क लाइक प्रोटीन है जिसका काम मायोसिन को सपोर्ट करना होता है, उसको एम लाइन कहते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था डायग्रामेटिक जो डिस्क्रिप्शन के दौरान। 81 है विद इन अ सार्कोमेयर द डैश थिन फिलामेंट्स आर एरेड अराउंड ईच थिक फिलामेंट। एरेड मतलब उसके गिर सराउंड होते हैं, तो हर सार्कोमेयर के अंदर 6 थिन फिलामेंट, अच्छा थिन एक्टिन है, तो हमें मालूम है कि एक मायोसिन के गिर्द एक तरफ से 6 एक्टिन फिलामेंट जो है ना उसको सराउंड करके रखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 6 थिन फिलामेंट्स आर एरेड अराउंड ईच थिक फिलामेंट। थिक मायोसिन थिन एक्टिन को कहा जा रहा है, तो इसका आंसर है 6। चेंज इन सार्कोमेयर लेंथ, changes in sarcomere length are caused by the thin filaments being pulled along the thick filaments in the direction of the M line। हमेशा जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उनकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड एम लाइन, यानी 2 Z लाइन अंदर की तरफ जो है ना पुल हो रहे होते हैं, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स एम लाइन है। 83 टेटनी कैरेक्टरिस्टिकली इज कंसिडर्ड टू रिजल्ट फ्रॉम अ सीवियर डिग्री ऑफ। अच्छा, अब टेटनी जो है ना लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से होता है, और अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का नाम था क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। लेकिन अगर यहाँ पूछा जा रहा है कि एक्सट्रीमली सीवियर डिग्री ऑफ, तो बहुत ही लो लेवल ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाएगा। वेयर इज हाइपोकैल्सीमिया, दिस वन इज हाइपोकैल्सीमिया। तो कंडीशन जब भी एक बहुत ही कैल्शियम लेवल डिक्लाइन कर जाए किसी मसल्स में तो वहाँ टेटनी कॉज होने लगती है, इसको हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन कहेंगे। नंबर 84 द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स डिपेंड्स अपॉन नर्व इम्पल्स, यस, एनर्जी, कैल्शियम आयंस। तीनों ही चीज़ें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी। हमने पढ़ा था कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वहाँ हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। ह्यूमन आई मसल कॉन्ट्रैक्ट इन, तो ये जो MCQs है ना ये आपकी बुक की ही स्टेटमेंट से गिवन है। और देखें बुक में जो कुछ छोटे से बॉक्स बने होते हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है बाज़ औक़ात स्टूडेंट स्किप करते हैं, उसको भी याद रखना है। पेज 46 है आपकी बुक का, वहाँ मेंशन है कि ह्यूमन आई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन 0.01 सेकेंड, यानी 0.01 सेकेंड आपकी आइज़ का ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स है। तो आपकी ह्यूमन आई मसल यानी ब्लिंक करते वक्त 0.01 सेकेंड जो है उनको टाइम लगता है। 86 बाइसेप मसल्स आर, जो बाइसेप मसल्स हमने बताया था कि ये बेसिकली आपके एल्बो को यानी आपके रेडियस अल्ना को बेंड करते हैं और जॉइंट यानी आपका एल्बो जो है ना वो क्लोज होगा और आपकी बोन्स करीब आएंगे। तो इसका मतलब है बाइसेप मसल्स क्या होंगे, फ्लेक्सर मसल्स हैं। और अगर ट्राइसेप मसल्स पूछें तो वो एक्सटेंसर है, ये लिखा हुआ है ट्राइसेप मसल्स आर एक्सटेंसर मसल्स, ठीक है। अ मसल MCQs 88 अ मसल विच मूव्स अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अच्छा, जो बॉडी पार्ट से दूर लेके जाएगा, अब एंटागोनिस्टिक में हमने उसको कहा था एबडक्टर मसल्स। एबडक्टर मसल्स अवे और एडक्टर मसल्स टुवर्ड्स मेन बॉडी लाइन लेकर जाते हैं। अच्छा, 88 के बाद वी हैव MCQs नंबर 89, ठीक है। 89 MCQs है अ मसल विच मूव्स अ बॉडी पार्ट टूवर्ड्स द मिड लाइन। अब ये अवे द मिड लाइन है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन टूवर्ड्स, तो एक था एबडक्टर और उसका एंटागोनिस्ट क्या था, एडक्टर मसल, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट मसल्स आपको याद होने चाहिए। एंटागोनिस्ट मसल्स आर दोज विच वर्क इन पेयर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। MCQs नंबर 90 इन अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश मसल्स शॉर्टन द बॉडी। अच्छा, अब
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल जब होंगे तो वो उसकी वजह से सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बॉडी की लेंथ बढ़ जाएगी। इन्होंने पूछा है कि शॉर्टन, तो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से जो है ना बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करके आगे की तरफ ड्रैग होगी। तो इन अर्थफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश मसल शॉर्टन्स द बॉडी, और अगर लेंथन द बॉडी होगा तो वो सर्कुलर मसल्स थे। इन अर्थफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश मसल लेंथन्स द बॉडी, जैसे ये MCQs 91 में पूछा जा रहा है तो आप सर्कुलर मसल्स की बात करेंगे। इसकी हमने मूवमेंट भी पढ़ी थी डिटेल में, जिसमें अर्थफॉर्म को हमने मूव करते हुए हमने बताया था किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। MCQs 92, द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज रेफर टू एज, जब भी मसल्स के अंदर टेम्पररी या आर्जी तौर पे जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना जो है वो छोड़ दें और मसल्स में बेसिकली थकावट होने लगे, और वो किस वजह से हो रहा है, इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जमा हो जाए, तो इस कंडीशन को मसल फैटीग कहा जाता है। बिल्कुल, मसल फैटीग। मसल टेटनी तो मसल एबनॉर्मेलिटी है और मसल क्रैम्प भी है, और ट्रिगर मॉर्टिस कंडीशन वो थी जब आफ्टर हमने डिस्कस किया था, और ये आपके जो रीजनिंग क्वेश्चन है उसमें भी था कि वाई मसल्स बिकम स्टिफ आफ्टर डेथ। तो रिगर मॉर्टिस कंडीशन है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ATP, द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो है ना वो दोबारा से रिमूव नहीं होती है, और ATPs जो है ना वो डेफिशिएंसी की वजह से जो मायोसिन के बल्बस हेड है दे विल रिमेन अटैच विद द बाइंडिंग साइड्स। सो इस लिहाज से वो रिगर मॉर्टिस कंडीशन कहलाई जाती, जो आफ्टर डेथ मसल्स जो है ना वो स्टिफ हो जाते हैं, उसको रिगर मॉर्टिस कहते हैं। दिस वन 93, द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द स्केलेटल मसल इज नोन एज, किसी मसल्स का जो स्टेशनरी पार्ट होता है जिसमें मूवमेंट नहीं होती वो होता है ऑरिजिन। मसल जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो ऑरिजिन है, और जहाँ अटैच होते हैं वो इंसर्शन है। और याद रखिएगा मसल्स का जो ऑरिजिन है वो फिक्स रहता है, मसल्स का जो इंसर्शन वाला पार्ट है वो बेसिकली मूव हो रहा होता है और वो बोन्स को भी मूव करवाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। और बेली ओरिजिन और इंसर्शन के बीच में जो पूरा मसल है उसको क्या बोलेंगे, वो बेली पार्ट होता है। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। लिगामेंट्स तो बोन्स और बोन्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। द मूवमेंट इन जेलीफिश इज कॉल्ड जेट प्रोपल्जन। जेलीफिश में सर्कुलर मसल्स होते हैं जो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे पानी नीचे की तरफ निकलता है और जेलीफिश को ऊपर की तरफ एक जर्क मिलता है, जेट प्रोपल्जन मूवमेंट कहते हैं इसको। क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म बिटवीन, तो क्रॉस ब्रिजेस हमेशा मायोसिन हेड और एक्टिन फिलामेंट के साथ बनते हैं। तो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, कैल्शियम एंड सोडियम, सार्कोलेमाइन नहीं। तो मायोसिन का जो बल्बस हेड है उसके और एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर जो बाइंडिंग साइड है उनके दरमियान जो ब्रिज बनता है उसको क्रॉस ब्रिज कहते हैं। एंड 96, द लिम्ब बोन्स फर्स्ट अपीयर्ड इन, अच्छा जो लिम्ब बोन्स हैं यानी हाथों पैरों की जो बोन्स है वो सबसे पहले जिसमें अपीयर हुई थी तो वो बेसिकली जॉलेस फिश नहीं थी, वो थी लोब्ड फिन। इनको कहते हैं लोब्ड या लोब फिन्ड फिश, आप यूँ भी कह सकते हैं, आप यूँ लिख लीजिए ज़्यादा बेहतर है। इनको कहते हैं लोब्ड फिन फिश। ये वो पहली फिश थी इवोल्यूशन में जो फिश और एम्फीबियंस का कनेक्टिंग लिंक थी। ठीक है, और लोब्ड फिन का मतलब है इनके लोब्स निकले थे और उनमें छोटे छोटे लिम्स डेवलप हुए थे। तो सबसे पहले इवोल्यूशन में जो लिम्स डेवलप हुए थे वो लोब्ड फिन फिश में डेवलप हुए थे। तो ये MCQs जो आपने पढ़े, ये अगर आपका चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट आपने पूरा थॉरोली अपनी बुक से भी या MCAT की जो बुक है उससे पढ़ा और कुछ लेक्चर आपने अटेंड किए तो होपफुली आपका ये पूरे MCQs आसानी से सॉल्व हो सकते थे और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना होती। ठीक है, तो थैंक यू।